बिरयानी खाना जरूरी है। आधी रात का समय था। एक बहुत भयानक चुड़ैल एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई अपने पैरों को हिला रही थी। आधी रात हो गई है, मेरा समय अभी आने वाला है। जैसे ही रात के 2 बजते हैं, चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और एक बहुत सुंदर सी औरत में बदल जाती है। जिसके बाद चुड़ैल अपनी शक्तियों से एक बिरयानी की रेडी प्रकट करती है, जिसे वो गांव ले जाने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है, बिरयानी ले लो, बिरयानी, ताजी ताजी बिरयानी, चिकन बिरयानी। चुड़ैल गांव में बिरयानी बेचते हुए आवाज लगाती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर नहीं निकलता। जिसके बाद चुड़ैल अपने आप से कहती है, अरे ये क्या, कोई भी मेरी आवाज सुनकर बाहर ही नहीं आ रहा है। बिरयानी तो छोड़ो, मेरे जैसी मस्त बिरयानी जैसी जवानी देखकर भी कोई बाहर ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? कैसे फंसाऊं इन गांव वालों को अपने जाल में? तभी चुड़ैल अपनी बिरयानी पैक करती है और लोगों के घर के बाहर रखकर उनका दरवाजा खटखटाने लगती है। तभी चुड़ैल गांव की ममता नाम की एक औरत का दरवाजा खटखटाती है, जिसकी वजह से ममता कच्ची नींद में उठती है और गुस्से से बोलती है, अरे अरे, कौन पीट रहा है मेरे घर का दरवाजा? अरे क्या रात में भी चैन नहीं है जो मेरे घर का दरवाजा पीटने लगे? इन गांव के नास पीटों ने तो मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। दरवाजा खोलो, बिरयानी खाना जरूरी है। अरे क्या कहा? बिरयानी खाना जरूरी है? अरे कौन है भाई जो इतनी रात में बिरयानी लेकर आया है? जैसे ही ममता अपना दरवाजा खोलती है, उसे दरवाजे पर कोई भी दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे अरे, ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। आखिर कौन था जिसने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया है? इतना कहने के बाद ममता अंदर जाने ही वाली होती है कि तभी उसे बिरयानी की खुशबू आती है। जिसके बाद उसकी नजर उसके दरवाजे के चौखट पर पड़ती है, जहाँ पर एक प्लेट में बिरयानी रखी होती है। अरे वाह, यहाँ तो किसी ने बिरयानी रखी है। जैसे ही ममता उस डिब्बे को उठाती है, उसके अंदर गरम गरम चिकन बिरयानी होती है, जिसकी खुशबू ममता को पागल कर देती है और वो तुरंत बिरयानी खाने लगती है। क्या बात है, मजा ही आ गया है ये चिकन बिरयानी खाकर तो। अरे भला हो उस इंसान का जिसने मेरे लिए यहाँ चिकन बिरयानी रखी है। आज तो मौज आ गई, मौज। ममता जैसे ही बिरयानी खाने के बाद अपने घर में जाती है, उसका गला अचानक से दुखने लगता है। जिसके बाद ममता अपना गला पकड़ लेती है और चीखने लगती है, अरे अरे, ये क्या, मेरे गले में क्या हो गया? बहुत ज्यादा दुख रहा है, कोई मेरी मदद करो। आय हाय हाय हाय, माँ मैं तो मर गई। देखते ही देखते ममता के मुंह से झाग निकलने लगता है, जिसके बाद वो अचानक से नीचे जमीन पर गिर जाती है। कुछ ही देर में ममता मर जाती है। जिसके बाद चुड़ैल उसके घर में घुसकर उसकी ये हालत देखते हुए बहुत जोरों से हंसने लगती है। अरे वाह, मेरा ये प्लान तो कामयाब हो गया। अब मैं एक एक करके गांव के सभी लोगों को इसी तरीके से मारूंगी, बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल गांव के कई लोगों के दरवाजे खटखटाती है और उनके घर के बाहर बिरयानी रख देती है। बिरयानी की खुशबू इतनी तेज होती है कि नींद में सो रहा आदमी भी जग जाता है और अपने दरवाजे पर आकर बिरयानी खाने लगता है। देखते ही देखते बिरयानी खाकर गांव के कई लोग मर जाते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल को बहुत सुकून मिलता है और वो वहां से खुशी खुशी गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के अंदर इतने लोगों की लाशें देखकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ओहो, देखो तो सही, कितने सारे लोगों की लाश एक ही रात में मिली है। भला इतने लोग एक साथ कैसे मरे होंगे? अरे मुझे तो ये किसी की साजिश लगती है। लगता है कोई हमारे गांव में आकर कोई साजिश रच रहा है। क्या पता कल को ये हमारे साथ हो जाए। अब हम क्या करें? ये सब जो हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। हमें आज इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर ये सब किसने किया। उस दिन गांव के सभी लोग अपने सारे काम निपटा कर रात को चौकन्ने रहते हैं। आधी रात के समय चुड़ैल जब रूप बदल कर गाँव में बिरयानी बेचने पहुंच जाती है, तो गांव के कुछ लोगों के घर का दरवाजा खटखटाकर उनके घर के बाहर बिरयानी रख देती है। ये सब कैलाश अपने घर से झांक कर देख रहा होता है। ओहो, तो ये बात है। वो और कोई नहीं, ये चुड़ैल ही है जो गांव के लोगों को अपनी बिरयानी खिलाकर मार रही है।
उस रात गांव के कई लोग चुड़ैल को देख लेते हैं, जिसके बाद से गांव के सभी लोग चुड़ैल को भगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कभी अपने घर के बाहर नींबू बांध देते हैं तो कभी नीम के पत्ते चौखट पर लटका देते हैं, लेकिन इतने सब कुछ करने के बाद भी चुड़ैल को कुछ नहीं होता। एक दिन आधी रात के समय एक अर्चना नाम की औरत का बेटा नींद से जाग जाता है। माँ, माँ उठो ना माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो माँ। अच्छा, मेरे बच्चे को भूख लगी है, रुको मैं तुम्हारे लिए अभी दूध गर्म करके लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर अर्चना किचन में जाती है और वहाँ दूध गर्म करने लगती है। तभी चिंटू अपनी खिड़की से झांककर बाहर देखने लगता है। उसे गांव में एक औरत बिरयानी बेचते हुए दिखाई देती है। अरे वाह, क्या बात है, बिरयानी, आज तो मैं बिरयानी खाऊंगा। तभी चुड़ैल की नजर चिंटू के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद वो चिंटू के घर के दरवाजे पर भी बिरयानी रख देती है। बिरयानी खाना जरूरी है। जैसे ही चिंटू को बिरयानी की खुशबू आती है, उससे रहा नहीं जाता और वो अपने दरवाजा खोलकर बिरयानी खाने लगता है। तभी अर्चना दूध गर्म करके ले आती है और जैसे ही वो चिंटू को बिरयानी खाते हुए देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत चिंटू के हाथ से बिरयानी फेंक देती है और चिंटू से कहती है, अरे चिंटू बेटा, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो चुड़ैल की बिरयानी खा ली। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी चिंटू के मुंह से झाग निकलने लगता है और वो तड़पने लगता है। ये सब अर्चना से देखा नहीं जाता और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद वो अपने घर के मंदिर से देवी माँ का त्रिशूल उठाती है और चिल्लाते हुए चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। रुक जा चुड़ैल, रुक जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे बच्चे को मार दिया, अपने बच्चे की मौत का बदला मैं तुझसे आज लेकर ही रहूंगी। अर्चना की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। इतने सारे गांव के लोगों को देखकर चुड़ैल भी अपने असली रूप में आ जाती है और अर्चना से कहती है, तुझे क्या लगा कि तू मुझे मार देगी? अरे एक त्रिशूल से तू मुझे नहीं मार पाएगी, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। आखिर चुड़ैल तू चाहती क्या है और क्यों हमारे गांव के लोगों को मार रही है? भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए तुम लोग मुझे? याद करो, मैं वही हूँ, वही मंजुलिका जो गांव में बिरयानी बेचने आया करती थी। चुड़ैल का नाम सुनते ही गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद शांति देवी कहती है, अरे मंजुलिका, तू एक चुड़ैल कैसे बनी? ये सब कैसे हुआ? ये उस काली रात की बात है। मैं शाम को बिरयानी बेचने के बाद वापस अपने घर की तरफ लौट रही थी। तभी मुझे रास्ते में एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनने के बाद मैं उस आवाज के पीछे गई। जब मैंने वहां जाकर देखा तो वहां 4 आदमी एक औरत के साथ खड़े थे और मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। आखिर चिड़िया हमारे हाथ लगी गई। तो देर किस बात की है, जाओ अपनी बिरयानी के मजे लो। वो चारों आदमी मेरे ऊपर हैवान की तरह टूट पड़े और मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। आखिर में उन चारों ने मुझे मारकर जंगल में ही फेंक दिया, जिसके बाद मैं एक बहुत भयानक चुड़ैल बन गई और अपनी मौत का बदला लेने के लिए हर किसी को मारने लगी। तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत था, लेकिन तुम हम लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, इसी में सबकी भलाई है। तुम अब मर चुकी हो। जब तक मैं उन लोगों को ढूंढकर अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं इस गांव से कहीं नहीं जाऊंगी। देखो, तुम्हारी मौत का बदला लेने में हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा भाई। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। जिस दिन मेरे कातिलों को उनकी सजा मिल जाएगी, मैं ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अगले ही दिन गांव वाले मंजुलिका की कंप्लेंट पुलिस थाने में जाकर लिखवा देते हैं, जिसके बाद कुछ दिनों में ही सीसीटीवी कैमरे की मदद से वो उन सभी को ढूंढ लेते हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। चुड़ैल के पेट में आम का पेड़। आई, अरे ये क्या हो रहा है? अरे मेरे पेट में क्या हो गया है? शुभम जी जरा देखो तो सही, ये सब क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? अरे क्या बताऊं, जरा देखो मेरे पेट की तरफ, एकदम फुटबॉल की तरह हो गया है। एक रात में आखिर से क्या हो गया?
अरे बाप रे बाप, ये क्या, ये तो बहुत अजीब है। चलो हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। शुभम कुसुमा को ऑटो में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगता है, लेकिन जैसे ही कुसुमा ऑटो में बैठती है उसके पेट से पेड़ की टहनियां बाहर निकलने लगती हैं। बचाओ शुभम जी, मुझे बचा लो, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही शुभम कुसुमा को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, डॉक्टर उसकी हालत को देखकर तुरंत उसका ऑपरेशन करने के लिए आईसीयू में ले जाने लगते हैं। देखिए, इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इनका ऑपरेशन करना होगा, जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो। सभी डॉक्टर मिलकर कुसुमा का ऑपरेशन करने लगते हैं। कई घंटों तक ऑपरेशन चलता रहता है, जिसके बाद पूरे 17 घंटों के बाद डॉक्टर शुभम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, देखिए, हमसे जो बना हमने वो किया, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी हम आपकी पत्नी को बचा नहीं पाए। ये सुनते ही शुभम फूट फूट कर रोने लगता है, जिसके बाद वो भागते हुए अपनी पत्नी कुसुमा की डेड बॉडी के पास जाता है। कुसुमा, अरे कुसुमा, उठो कुसुमा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, उठो ना कुसुमा। हे ऊपर वाले, एक ही रात में ये तूने क्या कर दिया? आखिर मेरी पत्नी को ये क्या हो गया? शुभम कुसुमा को अंतिम संस्कार के लिए ले जाता है और उसकी बॉडी को जंगल के अंदर दफना देता है और रोता हुआ वहां से वापस अपने घर लौट आता है। कुछ समय पहले एक अंधेरगढ़ नामक गांव में एक कुसुमा नाम की लड़की अपने पति शुभम के साथ रहती थी। एक रोज की बात है। अरे कुसुमा, कहां पर हो? अरे जल्दी से मेरा लंच मुझे दे दो, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। क्या कर रही हो अभी तक? अजी लंच तो ले लो, लेकिन शाम को घर लौटते समय मेरे लिए आम जरूर लेके आना। अरे यार कुसुमा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अभी कोई आम का सीजन चल रहा है क्या, जो मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आऊं? मैं कुछ नहीं जानती, शाम को अगर आम नहीं लेकर आए तो मैं आपका खाना भी नहीं दूंगी, याद रखना मेरी बात। अरे डार्लिंग, नाराज क्यों होती हो? मैं शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए आम लेता आऊंगा। अब तो ठीक है ना? ये सुनकर कुसुमा खुश हो जाती है, जिसके बाद शुभम अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही रात को ऑफिस के बाद शुभम घर पर आता है, कुसुमा उसके हाथों से आम ले लेती है और उन्हें खाने लगती है, जिसे देखकर शुभम उससे कहता है, अरे यार, तुम कैसी औरत हो? पति काम करके थका हारा घर पर लौट कर आया है, तुम्हें तो बस आम खाने से मतलब है। अजी तुम मुझे आम खाने दो, चिंता तो मैं तुम्हारी बाद में भी कर लूंगी, लेकिन आम खाने का जो मजा है पहले वो तो ले लूं। ऐसा कहकर वो आम खाने लगती है और कुछ ही देर बाद जब सारे आम खत्म हो जाते हैं, वो अपने पति शुभम को खाना परोस देती है। ये लो माय स्वीट हस्बैंड, अब खाना खा लो। शुभम बिना कुछ कहे ही चुपचाप खाना खा लेता है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही शुभम हर रोज कुसुमा के लिए रात के समय आम ले आया करता था। एक दिन की बात है, शुभम ऑफिस के बाद जंगल के रास्ते से घर की तरफ लौट रहा था। हे भगवान, अब क्या करूं? आज तो कहीं भी कुसुमा के लिए आम नहीं मिले। अगर आम नहीं लेकर गया तो वो तो मेरे पीछे पड़ जाएगी। तभी शुभम को जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, इतना बड़ा आम का पेड़! अगर इन्हें तोड़कर कुसुमा को दे दूं तो वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। शुभम उस पेड़ से पत्थर मारकर 2-3 आम तोड़ लेता है और उन्हें अपने बैग में रखकर घर ले आता है। लेकिन वो पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था, वो एक भूतिया आम का पेड़ था। कुसुमा उस पेड़ के आम खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह कुसुमा का पेट बहुत बड़ा हो जाता है और उसे अपने पेट में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर शुभम उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन इलाज के बाद भी कुसुमा बच नहीं पाती, जिसके बाद कुसुमा की कब्र के अंदर से एक बहुत बड़ा विशाल आम का पेड़ उग जाता है, जो सीधा कुसुमा के पेट से निकलता है। तभी उस पेड़ में से कुसुमा की भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। एक आम खाते ही मेरी पूरी दुनिया बदल गई, अब मैं दूसरों के साथ भी ऐसा ही करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उसी समय अपना एक इंसानी रूप बदल लेती है, जिसके सिर पर एक आम की टोकरी रखी होती है, जिन्हें बेचने के लिए वो गांव में पहुंच जाती है। आम ले लो, आम, ताजे ताजे रसीले आम। अरे इतने रसीले आम तुमने कभी नहीं देखे होंगे साहब, एक बार चख कर तो देखो मेरे आम। चुड़ैल की टोकरी में इतने सारे पीले पीले बड़े बड़े आम को देखकर गांव के सभी लोग उससे आम खरीदने लगते हैं। तभी एक औरत उससे कहती है, अरे बेटी, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है, तुम इतने स्वादिष्ट आम लेकर कहाँ से आई? ये तो मेरे ही पेड़ के आम हैं, खाओ खाओ, शौक से खाओ। गांव के सभी लोग चुड़ैल से आम ले लेते हैं, जिसके बाद वो सभी आमों को बेचकर वापस जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है।
ये हुई ना बात। अब आएगा मजा जब गांव के सभी लोग मेरे इस पेड़ के आम खाएंगे। चुड़ैल ऐसा कहकर अपने आम के पेड़ में समा जाती है, लेकिन ये सब जंगल में एक भल्लू नाम का आदमी देख लेता है। अरे ये क्या, इस जंगल के अंदर ये भयानक चुड़ैल कहाँ से आई? लगता है यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, मुझे तो कुछ करना ही होगा। इतना कहकर भल्लू वहां से चुपचाप निकल जाता है। वहीं आधी रात के समय जिन जिन लोगों ने चुड़ैल से आम खरीदे होते हैं वो अपने आप चुड़ैल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उनके आते ही चुड़ैल उन्हें देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये हुई ना बात, अब मजा आएगा तुम लोगों को खाने में। इतना कहकर चुड़ैल उन लोगों को खाने ही वाली थी कि इतने में वहां भल्लू एक बहुत ही शक्तिशाली भैरव बाबा को ले आता है, जिसके बाद भैरव चुड़ैल को रोकने के लिए उसके ऊपर अपनी शक्तियों से वार करती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं? देख चुड़ैल, जो तू ये कर रही है वो ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ से चली जा और लौट कर कभी मत आइयो। तू कौन होता है मुझे यहाँ से भगाने वाला? मैं नहीं जाऊंगी, तुझे जो उखाड़ना है तू पढ़ ले। चुड़ैल भैरव बाबा की एक नहीं सुनती, जिसके बाद भैरव बाबा उसको काबू में करने के लिए अपने मन में मंत्रों का जाप करने लगते हैं और देखते ही देखते उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा वहां से मुक्त हो जाती है और जंगल से वो आम का पेड़ भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। चुड़ैल, बारिश और गरीब बच्चे। मॉनसून का बड़ा सुहावना मौसम था, जहां कुछ दिनों से छम-छम बारिश होने लगी थी। वहीं फुटपाथ के किनारे कुछ बच्चे बारिश के आने पर कहते हैं, रोहित जल्दी आजा, बारिश शुरू हो गई है, नाव बनाकर बारिश में मजे करेंगे। आया कपिल, बस नाव बना लो। अरे तुम दोनों अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं और पायल भी तुम्हारे साथ बारिश में मस्ती करेंगे। आ जाओ, हम जितने सारे होंगे मजा उतना ही तो आएगा। ये बच्चे इकट्ठा होकर बारिश में कूदने लगते हैं। उनके चेहरे की चमक से साफ जाहिर होता है कि इन फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों का कोई सहारा नहीं था। लेकिन बारिश के आते ही बच्चे फूल की तरह खिलखिलाकर बारिश में नाचने गुनगुनाने लग जाते हैं। चक धूम धूम चक धूम धूम चक धूम धूम चक धूम धूम। हे घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा, कहाँ से आए तुम? चक धूम धूम चक धूम धूम चक धूम धूम चक। चलो नाव बहाने चले। हाँ, अपनी नाव की रेस लगाएंगे। कागज की नाव पानी में आगे तक जाएगी, जिसकी वही जीतेगा। ठीक है। इस तरह चारों बच्चे अपने नाव से बारिश के पानी में रेस लगाते हैं और पायल की नाव जीत जाती है, जिसके बाद वो बारिश में छम छम कूदने लगती है। चारों बच्चे बारिश में खेल ही रहे होते हैं, लेकिन फिर बारिश बंद हो जाती है और रोहित कहता है, ओ नो यार, इतनी जल्दी बारिश बंद क्यों हो गई? हाँ यार, कितना मजा आ रहा था ना हमें। हाँ कपिल, मजा तो बहुत आ रहा था। अच्छू! ओहो, इसका छींकना तो फिर से चालू हो गया। इसीलिए हम तुझे मना करते हैं कि बारिश में मत भीगा कर, पर तू तो सुनती ही नहीं। हो गई ना जुकाम तुझे? ओए पागल, जल्दी से पाइप में चल, वरना तुझे और जुकाम हो जाएगा और कपड़े भी बदल लियो। अरे तुम सब तो ऐसे ही परेशान हो रहे हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। हमें दिख रहा है तो कितनी ठीक है, आछू आछू कर रही है। ये बोलकर रोहित उसका हाथ पकड़कर अपने रहने की जगह पर ले जाता है। बेचारे बच्चे खाली पार्क के बड़े बड़े पाइपों में जाकर बैठा करते थे। इस वक्त वो उसी में आकर बैठते हैं। कुछ ही देर में प्रीति तेज बुखार से तप जाती है। उसकी हालत देखकर पायल कहती है, अरे प्रीति, तुझे तो तेज बुखार आ रहा है और तेरे तो कपड़े भी भीग चुके हैं और हम पर भी है नहीं, क्या करें? तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। प्रीति, प्रीति क्या हुआ तुझे? रोहित, कपिल, लगता है ये बेहोश हो गई है बुखार में। हमें इसे डॉक्टर अंकल के पास दिखाना होगा, पर हम पर तो पैसे भी नहीं है। अरे प्रीति, उठ ना, उठ जा प्रीति, उठ जा, मैं कोई मदद लेकर आता हूँ। तब तक तुम प्रीति का ख्याल रखना। रोहित और कपिल प्रीति की मदद के लिए लोगों के पास जाते हैं।
रोहित चुपके से किसी के घर में घुसकर कपड़े निकाल कर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ कपिल लोगों के पास जाता है। अंकल अंकल मेरी मदद कीजिए प्लीज, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मेरी बहन को बुखार आया है। तुम सड़क छाप बच्चे ना, झूठ बोलकर पता नहीं क्या क्या करते हो, और तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हें ये सब सिखाते हैं कि लोगों से पैसे मांगो। चलो फूटो यहाँ से। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मेरी बहन को बुखार आ गया है, बस थोड़े से पैसे दे दो, उसकी तबीयत ठीक हो जाए। अरे चल भाग यहाँ से। ये बोलकर वो आदमी कपिल को धक्का दे देता है और वो एक डॉक्टर की दुकान पर जाता है, जहाँ वो डॉक्टर भी कपिल की बात नहीं मानता और उसे भगा देता है। रोते हुए कपिल वापस आता है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई मदद भी नहीं मिल रही। प्रीति ठीक कैसे होगी? अरे कपिल, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? कुछ इंतजाम हुआ? नहीं यार, कोई मेरी नहीं सुन रहा, सब मुझे भगा देते हैं। वो सोचते हैं हमारे मम्मी पापा हमसे ही करवा रहे हैं। खैर तू वो सब छोड़, प्रीति को कपड़े ला कर दिए? हाँ भाई दे दिए, लेकिन वो बहुत ठिठुर हो रही है, उसका बुखार भी कम नहीं हुआ, उसे दवाई दिलानी ही होगी। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कपिल कुछ मदद मिली? मुझे भूख लग रही है, हम खाना कहाँ से खाएं? यार भूख तो हमको भी लग रही है, 2 दिन से हमने कुछ खाया भी नहीं है। हम कितने गरीब और बदनसीब हैं। अगर हमारे पास मम्मी पापा होते तो आज हम ऐसे नहीं होते। रोते हुए मासूम बच्चों की बात पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल सुन लेती है। ये बेचारे बच्चे कितना बेसहारा और हताश हैं। इन पर तो खाने तक के लिए भी कुछ नहीं है। चुड़ैल इतना कहती है कि जोर से बारिश आ जाती है। चुड़ैल उन्हें बचाने के लिए अपने जादू से उनके सिर पर एक बादल की छाया बनाती है, जिससे बच्चे भीगते नहीं और हैरानी से कहते हैं, अल्लाह, ये जादू कैसे हो गया? हमारे सर के ऊपर एक बड़ा सा बादल है और उससे हम भीग भी नहीं रहे हैं। अरे हाँ, सच में जादू है। पर ये सब हुआ कैसे? बच्चों, मैंने किया है ये सब, और तुमने कुछ भी नहीं खाया ना। लो तुम्हारे लिए खाना। पर आप तो चुड़ैल आंटी हो। हाँ हूँ तो, पर अच्छी चुड़ैल आंटी हूँ, मुझसे डरो मत। ये कहते ही वो जादू से लजीज खाना उनके सामने लाती है। वाह चुड़ैल आंटी, ये तो बहुत सारा खाना है। ऐसा खाना तो हमने कभी नहीं देखा। ये खाना देखकर तो मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। तो सारे बच्चे जल्दी से खाना शुरू करो। चुड़ैल के कहते ही सारे बच्चे बड़े मजे से खाना खाने लगते हैं और पेट भरकर पाइप में लेट जाते हैं। इसमें तुम कैसे रह रहे हो? रुको, अभी तुम्हारे लिए अच्छा सा रहने की जगह बनाती हूँ। चुड़ैल ये कहते ही पास के पेड़ पर एक ट्री हाउस बना देती है, जो अंदर से बहुत ही अच्छा होता है। उसमें जाकर बच्चे बेड पर कुर्सी पर कूदने लगते हैं। चुड़ैल आंटी, वाह, ये तो बहुत ही अच्छा घर है। हाँ बहुत सुंदर है। यहाँ तो हमें बहुत नींद आएगी और यहाँ बारिश में भीगेंगे भी नहीं और खाना भी खा सकते हैं। हाँ हाँ, सब बच्चे सब कुछ कर सकते हो। और बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल आंटी, हमारे कपड़े देखो ना, बहुत गंदे और फटे हुए हैं, आप इन्हें नया कर दो। प्रीति की बात सुनकर चुड़ैल चारों बच्चों को बहुत सारे कपड़े दे देती है। 1 हफ्ता बीत जाता है। बच्चे चुड़ैल के साथ बहुत खुश रहते हैं। चुड़ैल भी उन्हें बहुत प्यार करती है। तभी एक दिन बच्चे उससे कहते हैं, चुड़ैल आंटी, आपसे एक बात पूछूं? आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? इसकी एक छोटी सी वजह है बच्चों। कुछ समय पहले ये जगह गांव की तरह थी। यहाँ एक बार बहुत ज्यादा बारिश हुई, इतनी कि बाढ़ की वजह से मेरी झोपड़ी बाढ़ में बह गई। साथ ही तुम्हारी तरह मेरा भी एक छोटा सा बच्चा था। उस बाढ़ में मैं ना तो अपने बच्चे को बचा पाई और ना ही खुद को। उस हादसे में मैं मर गई। अपने बच्चे को तो बचा नहीं पाई, लेकिन मैं तुम सबको इस बारिश से बचाना चाहती हूँ। रोड पर इस तरह रहना, लोगों का धिक्कारना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और जब मैंने तुम्हें परेशान देखा तो मदद करने के लिए आ गई। चुड़ैल आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। हमें ये तो नहीं पता कि मम्मी कैसे ख्याल रखती हैं, पर जैसा आपने हमारा ख्याल रखा, उससे यही लगता है कि काश हमारे पास आप हमेशा रहती। पर बच्चों, मुझे जाना होगा, पर मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो फिर? ये बोलते ही चुड़ैल एक आम औरत का रूप लेकर चारों बच्चों को अनाथ आश्रम ले जाती है और एक औरत से कहती है, सुनिए,
मैं कांता देवी हूँ। दरअसल ये चारों बच्चे मुझे फुटपाथ पर मिले। मैं इन बच्चों के साथ ज्यादती होती देख नहीं पाई। इनके पास रहन सहन के लिए कुछ नहीं है, तो मैं चाहती हूँ आप बच्चों को अपने अनाथ आश्रम में जगह दें और सम्मान से बच्चों को रखें। आपने बेसहारा बच्चों को यहाँ लाकर बहुत अच्छा कार्य किया है। आप चिंता मत कीजिए, ये बच्चे यहाँ अच्छे से रहेंगे। बस आप लीगल फॉर्मेलिटीज कर दीजिए। कुछ देर बाद चुड़ैल सारी लीगल फॉर्मेलिटी कर देती है, जिसके बाद बच्चे अनाथ आश्रम में खुशी खुशी रहने लगते हैं। आधी रात का समय था। चारों तरफ घना अंधेरा था। जोर जोर की हवाएं चल रही थी। उस अंधेरे के साथ साथ भेड़िए के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे कि तभी वहां एक चुड़ैल आती है और हंसते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको खा जाऊंगी। तभी इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और सोनपुर के सुनसान सड़क से सागर नाम का एक लड़का गाना गाते हुए जा रहा था। एक बार आ जा 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 जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा 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 जा। सागर गाना गा ही रहा होता है कि तभी वहां पर कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। इसके बाद अचानक से एक बहुत ही भयंकर चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, तूने मुझे बुलाया और देख, तुझे दीदार करवाने के लिए मैं यहाँ पर आ गई। ले कर ले मेरे दीदार। चुड़ैल, तुझे मैं थोड़े ना बुला रहा था, मैं तो एक गाना गा रहा था और अगर मेरे सामने कोई सुंदरी आती तो शायद मैं उसके दीदार भी करता, लेकिन तू तो एक चुड़ैल है। चुड़ैल के दीदार करने से तो अच्छा है मैं किसी के भी दीदार ना करूं। इतना कहकर सागर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है कि तभी वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और जब सागर पीछे की तरफ पलटकर देखता है तो उसके आसपास कोई भी चुड़ैल नहीं होती और वो एक बार सुकून भरी सांस लेकर आगे की तरफ चलने लगता है। आगे चलते चलते उसको एक जलेबी वाले का ठेला दिखाई देता है। उस ठेले पर एक लड़की जलेबी बेच रही थी। जलेबी ले लो, जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। जलेबी वाले को देख सागर बोलता है, अरे वाह, जलेबी गर्मा गर्म है और इस जलेबी को बेचने वाली और भी ज्यादा सुंदर है। क्यों ना इस जलेबी वाली से इसकी गर्मा गर्म जलेबियां ले ली जाएं। इतना सोचकर सागर जलेबी वाली के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे ओ हुस्न की मल्लिका, गर्मा गर्म जलेबी कितने की हैं? ये जलेबी तो तुम्हारी तरह सुंदर दिख रही है, खाने में तो और भी ज्यादा टेस्टी होगी। हाँ हाँ मेरे राजा बाबू, तुमने मेरे हाथों की जलेबी पूछी है। तुम्हें जलेबी के साथ साथ एक ऑफर और मिलेगा, क्योंकि तुम मेरे पहले कस्टमर हो। अच्छा जी, ऐसा क्या ऑफर है जो तुम मुझे दे रही हो? लड़की हंसने लगती है और हंसते हुए एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है, जिसे देखकर सागर बहुत ही डर जाता है और एक बार फिर तेजी से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सागर इस बार भागने में कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि चुड़ैल इस बार उसको अपने लंबे हाथों से पकड़ लेती है, जिसके बाद उसको जिंदा ही निगल जाती है और अपने मुंह से सागर की हड्डियों को थूक देती है और हंसते हुए खुद से बोलती है, मैं जलेबी वाली हूँ, सब पर भारी। अगर कोई यहाँ से आएगा या जाएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलकर उस रोड की तरफ जाते हैं, तब उन्हें वहां पर हड्डियां दिखाई देती हैं। ये सब देखकर एक गांव वाला बोलता है, अरे भैया, देखा तो इस आदमी को पता नहीं किसने इतनी भयानक मौत दी है। अरे भैया, तुम ऐसे कैसे बता सकते हो कि ये रात को ही मरा है? ये भी तो हो सकता है कि इसकी बहुत समय पहले मौत हो गई हो। अरे भैया, अगर बहुत पहले मौत हुई होती तो इसकी हड्डियां अपने आप बाहर कैसे निकलती? तुम भी ना थोड़ा सा दिमाग यूज किया करो। सभी लोग आपस में बात करने के बाद वहां से चले जाते हैं। तभी एक बार फिर रात हो जाती है, लेकिन आज उस रोड पर कोई भी नहीं आया था। ये देख चुड़ैल खुद से बोलती है, अच्छा, तो इन गांव वालों ने प्लान बना लिया है। ठीक है, ये गांव वाले शेर हैं
तो मैं भी सवा शेर हूँ। मैं अब इनके ही गांव में जाकर इन्हें मार दूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल गांव में अपनी जलेबी का ठेला लेकर घूमने लगती है और जलेबियां बेचने लगती है। जलेबियां ले लो, गरम गरम जलेबी। मेरी जलेबी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। चुड़ैल की आवाज सुनकर और उसकी जलेबियों की खुशबू सूंघकर गांव के कुछ लोग मोहित होकर बाहर आ जाते हैं। जलेबियां खरीदने की मांग करते हैं। जैसे ही चुड़ैल उनको जलेबियां देती है कि तभी वो भयानक चुड़ैल उन सभी को मार देती है और अपनी जलेबी चलाने वाली कढ़ाई में उनका खून डालकर हंसते हुए बोलती है, और ताकतवर बन जाऊंगी। चुड़ैल की ये हरकत खिड़की से एक पंडिताइन देख रही थी। ये सब देख उस पंडिताइन को गुस्सा आ जाता है और वो माता रानी का त्रिशूल और गंगा जल लेकर बाहर की तरफ जाती है और उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क कर बोलती हैं, बता, तू यहाँ पर किस लिए आई है? तू कौन है और तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा जो तू यहाँ पर आकर इतने चौड़े में मुझसे मेरा राज पूछ रही है? मैं एक तांत्रिक की पत्नी हूँ। अगर तुमने मुझे अपना सच नहीं बताया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम? नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। तुझे जो करना है वो कर ले। चुड़ैल की ये बात सुनकर उस पंडिताइन को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो पंडिताइन चुड़ैल के ऊपर एक बार फिर गंगा जल छिड़क देती है। गंगा जल चुड़ैल के ऊपर जाते ही चुड़ैल गुस्से में तिल मिला जाती है और उससे बोलती है, बताती हूँ, मैं इसी गाँव में रहती थी। मैं मेरे माँ बाबा के साथ गरीब परिवार से थी। मेरी माँ बाबा बीमार होने की वजह से इस दुनिया से चले गए। मैं एक अकेली लड़की जलेबियाँ बेचकर अपना गुजारा किया करती थी और एक रात जलेबी बेचकर मैं अपने घर जा रही थी। तभी इसी गांव के कुछ गुंडों ने मेरा ठेला पलट दिया और मुझे लूटकर जान से मार दिया। मैं मर तो गई, लेकिन मेरी आत्मा यहीं इसी जगह भटकती रह गई। इस तरह मैं एक भयानक प्रेत आत्मा बन गई। मैं यहाँ पर किसी भी इंसान को नहीं छोड़ूंगी। सुन लिया तूने? जान लिया ना मेरा राज? अब मुझे मेरा काम करने दे तू। मेरे रास्ते में मत आ तू, वरना तू भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। जिसने तुझे मारा था तूने उन सबको जान से मार दिया है, और अब इन गांव वालों को क्यों मार रही है? मैं सबको जान से मार दूंगी। चुड़ैल का ऐसा बर्ताव देखकर पंडिताइन को गुस्सा आता है और वो माता रानी का त्रिशूल निकालकर उस चुड़ैल की नाभि में घोंप देती है, जिस वजह से चुड़ैल जलते हुए मर जाती है। इस तरह उन सभी गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है और गांव में कभी किसी की भी भयानक मौत नहीं हुई। अब गांव वाले चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो चुके थे और इस तरह गांव के सभी लोग एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे। रूप बदलने वाली चुड़ैल। रात का समय था। घना अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था और उस अंधेरे में एक काफी घने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक कपल, जिनकी नई शादी हुई थी, वो पूरा दिन का सफर करने के बाद वापस अपने घर की तरफ जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। अरे यार, पता नहीं ये बस कब आएगी और हम घर कब जाएंगे। रवि, आ जाएगी बस। तुम इतना हाइपर क्यों हो जाते हो? इतना हाइपर होना अच्छी बात नहीं है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी संजना को एक चुड़ैल देख लेती है। संजना को देख चुड़ैल खुद से बोलती है, आहा, ये लड़की कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता तो चांद की रोशनी को भी फेल कर रही है। क्यों ना मैं इसके अंदर ही समा जाऊं। अरे वाह चुड़ैल रानी, तुझे तो शाबाशी मिलनी चाहिए। आखिर तेरी पसंद सच में बहुत अच्छी है। तो चलो, अब मैं इस लड़की को अपने कब्जे में कर लेती हूँ। चुड़ैल अब एक लड़की का रूप ले लेती है और लड़की के रूप में वो उन्हें दिखाई देती है। उस लड़की के लंबे काले घने बाल थे। उस लड़की को देख रवि उस लड़की से बोलता है, अरे बहन, इतनी रात को तुम अकेले कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि रात के समय लड़कियों का निकलना सही नहीं होता? उसकी बात सुनकर वो लड़की रुक जाती है और जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है, वैसे ही उस लड़की के भेष में रवि को एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देख रवि और संजना दोनों ही डर जाते हैं कि तभी वो चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और हंसते हुए बोलती है, तुम लोगों ने मुझे रोककर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना कहकर वो चुड़ैल उन पर हमला कर देती है और इस तरह रवि बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब रवि को होश आता है, तब वो खुद को रोड के किनारे बेहोश पड़ा मिलता है।
वो जैसे ही उठता है वैसे ही अपनी पत्नी संजना को ढूंढने लगता है। संजना उसे उस पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। रवि उसे उठाता है और रिक्शा करके उसे अपने घर निकल जाता है। कुछ समय बाद संजना को भी होश आ जाता है। जैसे ही संजना को होश आता है वैसे ही रवि संजना से बोलता है, संजना तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं हम लोगों के साथ क्या हुआ था, वो रात में सच में कभी नहीं भूल सकता। पता नहीं आखिर वो लड़की कौन थी। रवि, अब उस लड़की को याद क्यों कर रहे हो तुम? रात गई बात गई। लेकिन संजना, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? तुम्हारी आवाज तो बहुत ही सुरीली थी। तुम्हें मेरी सुंदरता से मतलब है या मेरी आवाज से? संजना, ये तुम ऐसी अजीबोगरीब तरह की बातें कर रही हो। मेरी संजना मुझसे इस तरह कभी बात नहीं करती थी। तुम मेरी संजना नहीं हो, आखिर कौन हो तुम? उसकी बात सुनकर संजना खूब जोर जोर से हंसने लगती है। तूने सही पकड़ा, मैं तेरी संजना नहीं बल्कि मैं तो चुड़ैल रानी हूँ। मुझे तेरी बीवी बहुत ही सुंदर लगी, इसलिए मैंने तेरी पत्नी को अपने कब्जे में कर लिया और अब तूने मेरा सच जान लिया है तो तू भी नहीं बचेगा। इतना कहकर चुड़ैल संजना का शरीर छोड़ देती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने दोनों हाथों को हवा में उठाती है, जिसके बाद वो खुद भी हवा में उड़ जाती है और उन दोनों के ऊपर अपने हाथों से जादू करते हुए वहां से गायब कर देती है और हंसते हुए बोलती है, मुझे अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए और लोगों की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर और लोगों को अपने कैद में लूंगी। इतना कहकर और चुड़ैल भी वहां से गायब हो जाती है और अब वो हर रात किसी न किसी का भेष बदलकर लोगों के घर में आती और उस घर के लोगों को गायब कर देती। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और वो चुड़ैल लोगों को वहां से गायब करती रही। एक रात की बात है, गांव का चौकीदार गांव में आवाज लगाते हुए इधर से उधर घूम रहा था। जागते रहो, जागते रहो, गांव में रूप बदलने वाली चुड़ैल घूम रही है। जागते रहो, अपने घरों में रहो और अपने सभी घर वालों का ध्यान रखो। चौकीदार इधर से उधर घूम ही रहा था कि तभी उसे चमकती हुई एक रोशनी दिखाई पड़ती है। वो रोशनी आसमान से धरती पर आती है और उस रोशनी से एक चुड़ैल निकल जाती है। उस चुड़ैल के बहुत ही लंबे बाल थे। वो चुड़ैल चौकीदार का रूप धारण करती है और चौकीदार की तरह गांव में इधर से उधर घूमती है। उस चुड़ैल को रूप बदलते हुए देख चौकीदार खुद से बोलता है, बाप रे बाप, ये रूप बदलने वाली चुड़ैल मेरे सामने ही है और इसने तो मेरा ही रूप ले लिया। मुझे इन गांव वालों के सामने जाकर इस रूप बदलने वाली चुड़ैल का सच बताना ही होगा। चौकीदार उस चुड़ैल का पीछा करने लगता है, जहां चौकीदार उसको एक बार फिर रूप बदलकर रघुनंदन के घर में घुसते हुए देख लेता है। चौकीदार चुपचाप गांव वालों को इकट्ठा करता है और गांव वालों को सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और दौड़ते हुए रघुनंदन के घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। कुछ समय बाद रघुनंदन की पत्नी दरवाजा खोलती है। सभी गांव वालों को अपने दरवाजे पर देख रघुनंदन की पत्नी रंजना बोलती है, अरे गांव वाले भैया, क्या हो गया? इतनी रात को मेरे घर पर आए हो? अरे रंजना भाभी, हम लोगों को शक है कि वो रूप बदलने वाली चुड़ैल आपके घर में आई हुई है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। मैं अपने घर की तलाशी लेने नहीं दूंगी। तुम लोग इतने दावे के साथ कैसे बोल सकते हो कि वो चुड़ैल इसी घर में है? रंजना गांव वालों से बहस कर ही रही थी कि तभी गांव वालों की नजर रंजना के पैरों पर पड़ जाती है। उसके पैर उल्टे होते हैं। ये देख गांव का एक आदमी हीरालाल चिल्लाते हुए बोलता है, उड़ी बाबा, रंजना भाभी चुड़ैल है, देखो उसके पैर भी उल्टे हैं। सभी गांव वाले हीरालाल की बात सुनकर रंजना के पैर की तरफ देखते हैं, जहां वो उसके पैर उल्टे दिखाई पड़ते हैं। सभी गांव वाले रंजना को अंदर की तरफ धक्का देते हुए उससे पूछते हैं, अरे चुड़ैल, आखिर तू यहाँ पर क्यों आई है और हम सभी को इस तरह क्यों परेशान कर रही है? साथ ही हमारे गांव वालों को कहाँ गायब कर रही है तू? रंजना अब एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और वो गुस्से में बोलती है, तुम सभी गांव वालों को ये सच कभी नहीं पता चल पाएगा कि मैं लोगों को कहाँ कैद कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर दीनू को गुस्सा आ जाता है और वो उसके बालों को पकड़कर खींचने लगता है। जैसे ही वो उसके बालों को खींचता है वैसे ही चुड़ैल तिलमिलाते हुए बोलती है, छोड़ दे मेरे बालों को, छोड़ दे। उसको इस तरह तड़पता हुआ देख हीरालाल अब समझ जाता है कि उसकी शक्तियां उसके बालों में ही है। इसलिए हीरालाल अपने हाथों में मशाल लिए चुड़ैल के पास आता है और उसके बालों में आग लगा देता है। चुड़ैल अब अपने बालों के साथ जलने लगती है और जलते हुए बोलती है,
तुम सभी लोगों ने अच्छा नहीं किया। मेरे बालों को जलाकर मेरी शक्ति अब खत्म हो जाएंगी, साथ ही मैं भी अपने बालों के साथ जल जाऊंगी। लेकिन याद रखना, जिस दिन मैं वापस आई उस दिन इस गांव को मैं तबाह कर दूंगी। चुड़ैल ये बोलते हुए जल जाती है और अब उस रूप बदलने वाली चुड़ैल से गांव वालों को मुक्ति मिल जाती है। जैसे वो चुड़ैल जलती है वैसे ही गांव के सभी गायब व्यक्ति उसी के घर में एक जेल के अंदर गांव वालों को दिखाई देते हैं। गांव वाले अब उस जेल को तोड़ते हैं और अपने सभी गांव वालों को आजाद करवा देते हैं, जिसके बाद सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।